गुड मॉर्निंग सभी को। आपका आईएएस सर्वोदय में स्वागत है। आज हमारा 25 फरवरी है। आज हमारा क्या कहते हैं 26 फरवरी है। और 26 फरवरी का जो भी न्यूज़ हमारे पीटी मेंस के इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने। कृपया इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोग कंजूसी करते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को मेहनत लगता है, जिस टाइम लगते हैं हम लोग, तो उसका मेहनताना तब इसी मिलता है हमें। और इससे ये भी है आपका फ़ायदा कि आगे जो सेशन डाले जाएंगे, आपको एस का पेपर है बीपीएससी मेंस के लिए, या मान लिया जाए अभी आपका यूपीपीसीएस या यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है आगामी 2023 का, आपका 28 मई को जो आईएएस का एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लेके हम लोग बहुत जल्द ही हो सकता है आज या कल से इंग्लिश पहले, तभी तो पीटी 365 विजन आईएएस को जो निकलता है पीटी स्पेशल के लिए करंट्स का, वो आपका इंग्लिश वर्जन में पॉलिटी और इन्वायरमेंट आ चुकी है हमारा। तो हम लोगों ने उसका हो सकता है इन्वायरमेंट का सेशन आज रात से डालना शुरू हो जाएगा चीज़ें। हो सकता है बाद में फिर हिंदी मीडियम आएगी, फिर हिंदी मीडियम का भी चीज़ें सेशन जाएंगे। तो आप इसको जो भी यूपीएससी वगैरह भी देंगे, जो है 23 का आगामी एग्जाम जो है 28 मई को प्रस्तावित है डेट। और उसके बाद फिर आपका 14 मई को यूपीपीएस का भी प्रस्तावित है। इसके हिसाब से देखा जाए तो बिहार में बहुत ही अच्छा कलेक्शन रहता है करंट्स का विजन आईएएस मैगजीन में, उसको मैं डिस्कस करूंगा। कृपया उसको भी आप अच्छे से देखेंगे और आपको बहुत ही काफ़ी फायदा साबित होगा, आपको लाभ होगा आपको यूपीएससी और यूपीएससी दोनों एग्जाम में। कृपया उसको भी देखेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी आने वाले जो नोटिफिकेशन होंगे आपको आसानी से प्राप्त हो सकेंगे। और जहां तक रही आगे बात, अगर बात करें हम 69th बीपीएससी का, तो उसके लिए हम लोगों का बिल्कुल फाउंडेशन बैच, बेसिक से बैच, ये आपका होली के बाद स्टार्ट होने जा रही है। हम लोगों का ये बहुत ही क्या कहते हैं आकर्षक ऑफर उसमें हम लोगों ने दिया है, जिससे कि अच्छे से अच्छे बहुत से जो पढ़ना चाहते हैं विद्यार्थी, जिनको जुनून है, जो तैयारी करना चाहते हैं कि हम एक बार में ही हमें क्रैक करें बीपीएससी को, तो नन ग्रेजुएट मतलब मान लिया जाए कि उन्होंने 22 में या ग्रेजुएशन दिया है, फाइनल या 2023 में फाइनल देंगे, वो उनके लिए तो बेहतर साबित होगा। क्योंकि क्या होता है कि उनको टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट हम लोग करवाया जाएगा, वो चैप्टर वाइज टेस्ट होगा आपका, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा आपका। फिर वीकली भी टेस्ट होगी। तो दोनों वीकली जो टेस्ट होगा, वीकली आपका रात वीकली टेस्ट आप शाम 6 बजे से पहले बना लेंगे। रात में 8 से 9 के बीच आपका फीडबैक सेशन होगा हर संडे को, वीक में एक बार, हर संडे को, कि उस वीक का क्या रिपोर्ट रहा है आपका, किस टेस्ट में आपने नंबर कम लाया है, अगर नंबर कम लाया है तो क्या रीजन रहा कि आपका नंबर कम आया है, और कौन सा टॉपिक रहा जिसमें आपको समझ में नहीं आई है, उसको फिर से कराने की ज़रूरत है। ये सब सारे फीडबैक में दिया जाएगा। और हर टेस्ट में आपका वीकली जो टेस्ट होंगे सब में ये क्राइटेरिया रहेगा कि कम से कम उसका 50 अपियरिंग होना जरूरी है, और 50% से ऊपर नंबर लाना जरूरी है। ये चीज़ें, ताकि क्या है कि हम लोग फुल्ली गाइडेंस के तहत आपका तैयारी हो, और हम लोग का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हो 69 बीपीएससी का। जिस हिसाब से पैटर्न बदला, उसी नए पैटर्न के तहत हम लोग की तैयारी स्टार्ट होगी। और हम लोग आप लोग साथ दीजिए तो हम लोग भी आप लोग के साथ हैं। आप लोग तैयारिए तो हम लोग भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। फिर क्या आप लोग आगे तो एक हाथ बढ़ाइए, मैं भी दूसरा हाथ के तैयार हूँ, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें आज का जो न्यूज़ है 26 फरवरी का, तो उस पर बात करें आप चूँकि, तो पहला न्यूज़ हमारा है कि कर्ज में फंसे देशों को मिलेगी राहत। कर्ज में जो फंसे हैं उसमें G20 समूह में ये सहमति बनी है। अगर इस पर अगर डिस्कस करें तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ओर, ये आईआर का न्यूज़ है। ये हमारा G20 का भी बैठक चल रही है। भारत एक फिर से बताते हैं कि आपका भारत जो है 2023 जो है सो अध्यक्षता कर रहा है। तो भारत के नेतृत्व में होने वाले G20 समूह के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय मंत्रियों, केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक में गरीब व कम आय वाले देशों को कर्ज से उबारने का फैसला लिया गया है। वैश्विक स्तरीय बहुपक्षीय विकास बैंक एमडीबी के लोन के तरीके में भी सुधार कर सहमति बना है। और बेंगलुरु में हुई बैठक में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय व्यवस्था और क्रिप्टो रेगुलेट करने पर भी चर्चा हुआ है। G20 देशों ने डिजिटल इंफ्रा पर भी चर्चा की, और इस देश में भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली की सराहना की गई है। जहाँ तक अगर और भी बात करें इसमें, और भी क्या है इसमें कंटेंट में, कि कर्ज में जो फंसे देश, गरीब और विकासशील देशों को उबारने के लिए उन्हें कर्ज देने पर भी सहमति बन गया है। इससे घाना, श्रीलंका, जाम्बिया, इथोपिया को तत्काल राहत मिलेगा। और कर्ज देने के लिए वैश्विक बैंक के साथ विकसित देश और सरकारी बैंक और निजी बैंक भी आगे आएंगे। बहुत ही अच्छा पहल है ये। अगर बात करें तो वह हुआ क्या कि आपका कोरोना महामारी था। तो कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कई देश कर्ज में फंस गए हैं। उनको जो है वैश्विक बैंकों से कर्ज मिलने में दिक्कत हो रही है, और कई देशों के कर्ज फंसने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका है। और भारत भी जो है गत एक वर्ष से कर्ज में फंसे हुए हैं। फंसे देशों को उबारने की वकालत विकसित देशों से कर रहा था, ठीक है।
इसको आप देख लेंगे चीज़ें। आगे अगर बात करें आपका नेक्स्ट टॉपिक का, तो अब पारदर्शिता की ओर बढ़ी कॉलेजियम। देखिए कॉलेजियम क्या है, कि नियुक्ति कैसे होती है, सारा प्रक्रिया मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अब बात क्या है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर पिछले दिनों काफ़ी विवाद रहा है। न्यायाधीश के चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है। तो क्या है, पिछले दिनों चुनाव काफी विवाद रहा था। न्यायाधीश के चुनाव की प्रक्रिया में गोपनीयता को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच सार्वजनिक बहस भी होती रहा है, जबकि न्यायपालिका जो है इस व्यवस्था को तरफदारी करते आई है। लेकिन अब जो है कॉलेजियम ने पारदर्शिता की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, अब बढ़ा दिए हैं। पिछले जो सप्ताह कॉलेजियम ने कुछ हाईकोर्ट के एडिशनल जजों को स्थायी करने की सिफारिश, जितनी बातें और प्रक्रिया बताई है उतने पहले नहीं बताया था। अगर थोड़ा पिछला हम देखें, बैक पीछे बेसिक में चीज़ें, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के 1993 और 1998 के फैसले से लागू किया है। लेकिन पहले यह किसी को पता नहीं चलता था कि कॉलेजियम ने किस आधार पर चयन कर नियुक्ति की सिफारिश की है। प्रक्रिया पहले भी तय थी और उसका पालन भी होता था, लेकिन आम जनता के बीच सार्वजनिक कुछ नहीं होता था। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 3 अक्टूबर 2017 को पारदर्शिता की ओर बढ़ाने का कदम बढ़ाया और फैसला लिया कि कॉलेजियम द्वारा सरकार को भेजे गए नियुक्ति की सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाली जाएंगी, और तब से कॉलेजियम बैठक में लिए गए फैसले का नोट इन वेबसाइट पर डाला जाने लगा है। आगे चलेंगे तो आपका है कि यूक्रेन संकट से निपटने की, ये भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन का है, कि यूक्रेन संकट से निपटने को भारत की किसी भी शांति की प्रक्रिया में योगदान को तैयार है। ये मोदी का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी ने आपको जर्मन जो चांसलर है हमारे ओलाफ शुल्ज से वार्ता के दौरान उन्होंने ये कहा है कि भारत जो है बातचीत और कूटनीति के माध्यम से यूक्रेन संकट को हल करने के लिए दबाव बनाता जा रहा है, और वह किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान के लिए तैयार है। शुल्ज ने यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र में देशों के रुख की आवश्यकता पर बल दिया था। आगे है कि पीएम मोदी और चांसलर जो हैं उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा, कारोबार रक्षा, नई प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न जो क्षेत्र हैं उस पर द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा किया है। इससे दोनों पक्ष को जो बीच है यूक्रेन संघर्ष, रूस रशिया यूक्रेन संघर्ष, डिजिटल परिवर्तन, फिनटेक, संचार और आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण, स्वच्छ ऊर्जा का जो क्षेत्र है उस पर भी विचार विमर्श हुआ है। और सुल्ज के साथ बैठक के बाद क्या हुआ फिर आगे, कि संयुक्त प्रेस बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आपका जो कोविड-19 जो था, कोविड महामारी जो आई थी और यूक्रेन संकट के प्रभाव से पूरा विश्व से पर पड़े हैं, विकासशील देशों पर इसका विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव रहा है। हमने इस बारे में अपनी साझा चिंता व्यक्त की है। आगे उन्होंने ये भी कहा, देखिए कि सुल्ज के साथ आज आए कारोबारी मंडल और भारतीय उद्योगपतियों के बीच बैठक में कुछ अच्छे और बड़े समझौते भी हुए हैं। आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और जर्मनी के बीच सक्रिय सहयोग है। दोनों देश इस पर भी सहमत है, सीमा पर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। आज हमारा जो मेक इन इंडिया है और आत्मनिर्भर भारत है, ये देखिए आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, बीपीएससी का जो भी 60 ईयर्स बीपीएससी में पहली बार जो इसी निबंधन लागू हुआ है, तो में ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें क्वेश्चन निबंध लिखने को कहा जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पर निबंधन लिखें, ठीक है। तो वजह से भारत में सभी क्षेत्रों में नए अवसर खुल रहे हैं, और इन अवसरों पर के प्रति जर्मनी की रुचि से हम उत्साहित हैं। सुरक्षा और रक्षा सहयोग हमारे सामरिक गठजोड़ का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है, और इस क्षेत्र में दोनों देश मिलकर प्रयास करते रहेंगे। भारत और जर्मनी के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान भी लंबा इतिहास रहा है। रसिया जो युद्ध की निंदा पर भरे भिड़े हैं G20 के देश। देखिए कहा जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में वित्त मंत्रियों में यूक्रेन युद्ध को लेकर गंभीर मतभेद चल रहा है। इसके चलते G20 देश जो है कि वित्त मंत्री और यूक्रेन केंद्रीय बैंक के प्रमुख बैठकों की बैठक शनिवार को संयुक्त बयान जारी किया गया था। ये संयुक्त बयान जारी किए बगैर ही समाप्त हो गया था ये चीज़। उसके बाद क्या आगे बात करेंगे, इसी में है आगे कि 2 दिवसीय बैठक के बाद हस्ताक्षर जारी किया गया कि जिस पर रूस और चीन ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक में अमेरिका और G7 के देशों के उसके सहयोगी यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा का प्रस्ताव पारित किए जाने पर अड़े हुए थे, जबकि रूस और चीन के प्रतिनिधि इसके विरोध में थे। भारत का ही मानना था कि G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक यूक्रेन युद्ध से बड़ी जुड़ी बातों को उठाने की उचित मंच नहीं है। इन मतभेदों के चलते सभी 20 देशों की ओर से संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका। बाद में जारी हुए सामान्य वक्तव्य में 2 पैराग्राफ में यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया गया है, लेकिन उस पर रूस और चीन ने असहमति जताते हुए हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। वक्तव्य में ये भी कहा गया, वक्तव्य में आखिर कहा क्या गया इस बात को जान लें, कि वक्तव्य में ये भी कहा गया है कि सभी देशों में ने यूक्रेन युद्ध को लेकर अपनी राष्ट्रीय नीति को दोहराया है, लेकिन ज़्यादातर देशों ने यूक्रेन में युद्ध छेड़े जाने की कड़ी निंदा की। ज़्यादातर देशों ने माना है कि युद्ध से वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था पैदा हुई है, खाद्य और ऊर्जा की सुरक्षा खतरे में पड़ी है, विश्व में आर्थिक अस्थिरता स्थिति पैदा हुई है।
तो ये हमारा न्यूज़ था इसका। आगे हमारा है कि कल जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है 27 फरवरी को कर्नाटक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का पीएम योजना, जिसको पीएम किसान बोलते हैं, उसका ये 13वीं किस्त जारी करेंगे। इसके माध्यम से बीपीएससी लगातार पूछा जाता है कि एक पीएम किसान योजना कब जारी किया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे, बेसिक से क्वेश्चन ये बनते हैं। इसमें आपको 6000 किसानों को दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख लेंगे। चाहिए बीटी का क्वेश्चन है आपका, भारतीय न्याय व्यवस्था पेपरलेस और वर्चुअल होगी। रिजिजू हमारे जो न्याय मंत्री, कानून मंत्री हैं, रिजिजू ने कहा कि अब नए दौर में वर्चुअल वर्चुअल कोर्ट का जमाना आ गया। हमें हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए एक से दूसरे शहर तक महंगा ईंधन खर्च करके जाने की जरूरत नहीं है। ई कोर्ट फेज 3 में सब कुछ संभव हो जाएगा। उन्हें यह भी कहा कि हम भारतीय न्याय व्यवस्था को पेपरलेस और वर्चुअल बनाने जा रहे हैं। रिजिजू ने शनिवार को कहा, उन्हें किसी उद्घाटन सत्र में संबोधित कर रहे थे। उन्हें कहा कि केंद्र सरकार के विधि आयोग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय संयुक्त तत्वाधान में आयोजित भारत में सतत विकास, क्रमागत उन्नति और कानूनी परिप्रेक्ष्य विषयक इस सम्मेलन में रिजिजू ने कहा कि ई कोर्ट फेज 2 जो है के तहत कोविड-19 लॉकडाउन में भी वर्चुअल मोड में न्यायालय संचालित हो रहे थे। पूरी दुनिया में आश्चर्य का विषय था। अब हम ई कोर्ट फेज 3 में आगे बढ़ रहे हैं, जिसके तहत न्यायिक प्रक्रिया को और चुस्त दुरुस्त बनाएंगे। उन्हें यह भी कहा कि देश में न्यायालय में लंबित केसों की लंबी फहरिस्त है। केस लंबित होना और न्याय में विलंब होना देश और समाज को शोभा नहीं देता है। सरकार ये चाहती है कि न्याय प्रक्रिया तेज हो और न्यायाधीशों पर काम का अत्यधिक दबाव है, हम उसे भी कम करना चाहते हैं। इसलिए केंद्र सरकार डायनामिक लीगल सिस्टम विकसित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार ने 1486 ऐसे कानून हटा दिए जिनकी कोई प्रासंगिकता नहीं थी। तो इस बात को जानेंगे, समझेंगे। चाहिए बहुत ही अच्छा प्रणाली है ये। आगे चले अगर हम बात करें, देखिए आगे अगर हम चलें तो आपका है युद्ध रोकने की पहल करें भारत। इसको आप थोड़ा देख लेंगे। चाहिए इसमें आपको अंडरलाइन किया गया है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और आगे अगर बात करें हम इकोनॉमिक्स पेज में, तो शिक्षा और कौशल अमृतकाल के महत्वपूर्ण टूल हैं, इसके बारे में है टॉपिक आपका। कहा जा रहा है कि अमृतकाल के पहले बजट की घोषणाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी के बीच हमारे प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया है। उन्हें ये जताया है कि यह बजट शिक्षा प्रणाली को पहले की तुलना में अधिक व्यवहारिक और उद्योग के अनुरूप बनाएगा। शिक्षा और कौशल को अमृतकाल का महत्वपूर्ण टूल बताते पीएम ने स्पष्ट किया कि युवा शक्ति के सदुपयोग में इनका क्या महत्व है। युवाओं के भविष्य से जुड़ी योजनाओं का उल्लेख करने के साथ ही उन्होंने जिन युवाओं के प्रति चिंता जताई है जो स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रशिक्षण ले चुके। पीएम ने यह भी कहा कि उन प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का डाटाबेस बनाकर डिजिटल प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनका स्किल को अपग्रेड कर दें। ठीक है, युवा शक्ति का सदुपयोग, निपुणता और शिक्षा विषय पर शनिवार को आयोजित वेबिनार में पीएम मोदी ने 2023 में घोषित कारगर योजनाओं को कारगर क्रियान्वयन के लिए सुझाव और विचार आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि युवा ही हैं जो उन्हें विकसित भारत की दृष्टिकोण कर देश की अमृत यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए अब यह है कि यहाँ पे क्या है। देखिए ये बहुत ही समझने वाली बात है कि अब जो है इंटर्नशिप और अप्रेंटिस पर जोर दिया जाएगा। पीएम हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि कई देश ऑन द जॉब लर्निंग पर विशेष जोर देते हैं। भारत में भी इंटर्नशिप और अप्रेंटिस पर ध्यान दिया जाएगा और उन्होंने विश्वास जताया है कि अप्रेंटिस हमारे युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करेगी। इससे उद्योगों को ऐसी श्रम शक्ति की पहचान करने में मदद मिलेगी जो उसके लिए सही कौशल से युक्त हो। पीएम ने उल्लेख किया कि इस वर्ष बजट में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना की घोषणा की, जिसमें है 50 लाख युवाओं को स्टाइपेंड दिया जाएगा। दुनिया भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रहा है, यहाँ निवेश करने के लिए भी उत्साहित है। तो है कि इससे क्या होगा कि लाखों युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं को यह योजना स्किल, रीस्किल और अपस्किल करेगी। यह सरकार उद्योग 4.0 को एआई, रोबोटिक्स, आईओटी और ड्रोन जैसे सेक्टरों के लिए कुशल श्रम शक्ति बनने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रधानमंत्री भारत में शिक्षा में तेजी में बदलाव लाने के लिए अकादमिक जगत और उद्योग की भी साझेदारी की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने ये भी कहा है कि इंटेलिजेंस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाने हैं। आईसीएमआर प्रयोगशाला मेडिकल कॉलेज और निजी क्षेत्र को अनुसंधान और विकास के लिए भी उपलब्ध कराएगी। और कौशल और शिक्षा जो है से जुड़े जो सभी हितधारक से आग्रह ये किया गया है कि वह विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले अवसरों का अध्ययन करें और मांग आधारित श्रम शक्ति तैयार करने में मदद करें। ये 3 देखिए, ये 3 पॉइंट हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृतकाल के पहले बजट में युवाओं को दी सबसे ज़्यादा अहमियत। सिर्फ कक्षाओं तक सीमित कर नहीं रहेगी हमारे शिक्षकों की भूमिका। स्किल इंडिया मिशन में प्रशिक्षित युवाओं को अपग्रेड किया जाएगा। ये 3 पॉइंट था। देखिए यहाँ पे एक और आपका टॉपिक है कि 5 वर्ष में तीसरी बड़ी
आर्थिकी होगा भारत। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि भारत अगले 5 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था वहां खड़ी होगी जहां आज अमेरिका अर्थव्यवस्था है। एशिया आर्थिक संवाद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीईपी में शामिल शामिल होना मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए आपदा जैसा था फैसला था। 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने आरसीईपी में शामिल नहीं होने का फैसला किया तो यह मेरे कानों के लिए संगीत के समान था। मेरा मानना था कि अगले 4 से 5 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अभी हम 5वें स्थान पर हैं, 2047 तक हम उस स्थान पर होंगे जिस स्तर पर आज अमेरिका है। भारत के 140 करोड़ लोग हमारी अर्थव्यवस्था को 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर बनाने जा रहे हैं। तो समझेंगे। आरसीईपी में शामिल नहीं होने पर गोयल ने कहा कि यह आपदा के समान था क्योंकि हम अपील की आदत के बिना ऐसे मुक्त व्यापार समझौते एफटीए में प्रवेश कर रहे थे जहां कोई लोकतंत्र या कानून का शासन नहीं था। कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर मुझे याद नहीं कि किसी ने आरसीईपी में शामिल होने के लिए कहा हो। आरसीईपी भारत पहले से अलग था क्योंकि इसमें 15 देशों में से 10 आसियान देशों के अलावा जापान और कोरिया के साथ भारत के एफटीए थे, जबकि चीन के साथ भारत का भू राजनीतिक तनाव था। भारतीय बाजार में चीन के सस्ते कृषि और औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ आने की शंका के चलते भारत ने आरसीईपी से अलग होने का फैसला किया था। चीन के साथ कारोबार पर बोलते हुए गोयल ने कहा कि उस समय के तंत्र ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग को गंभीर रूप से प्रभावित किया था होगा। हमने चीन से उत्पादों को आने दिया जबकि उन्होंने भारत से हमारे उत्पादों को वैध एवं अवैध कारणों से चीन से जाने से रोक दिया। 4 से 14 के दौरान चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा 50 करोड़ डॉलर बढ़कर 48 अरब डॉलर हो गया है। अभी इस बात को ध्यान देंगे। देखिए, यह है कि परिवार के अंदर बच्चों का यौन उत्पीड़न अक्षम अपराध, ये जस्टिस हिमा है, सुप्रीम कोर्ट की जज हैं जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि परिवार के अंदर बच्चों का यौन उत्पीड़न अक्षम अपराध है। ऐसी घटनाएं न केवल परिवार के भीतर बच्चे का भरोसा तोड़ती है बल्कि पारिवारिक ताने बाने से भी विश्वासघात है। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कई बार परिवार के सम्मान के नाम पर इस तरह की घटनाओं को दबा दिया जाता है। वह शनिवार को बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से पत्रिका चिल्ड्रन फर्स्ट के तीसरे संस्करण जारी होने पर आयोजित समारोह में संबोधित कर रही। उन्होंने कहा इस तरह से पीड़ित बच्चों को पूरी तरह समर्थन किया और उन्हें समझाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शोषण के पीड़ित बच्चे पर लंबे समय तक असर रहता है। जैसे हिमा कोहली ने कोविड-19 महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान शीर्ष कोर्ट और कई हाई कोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा के लिए अनेक निर्देश जारी किए। तो उन्होंने कहा कि सभी पक्षों के लिए जरूरी है कि बच्चों की बेहतरी के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए हाथ मिलाएं। जैसे कोहली ने कहा कि बाल आपराधिक इकाई कई तरीके के होते हैं, जैसे बाल विवाह, बाल श्रम, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, तस्करी, शिक्षा से वंचित रहना। ठीक है, ये सब सारी चीज़ थे, उन्होंने ये डिस्कस किया है। आगे बात करेंगे तो आपका एक सूचकांक जारी किया गया है। ये पीटी करंट अफेयर्स जो भी एग्जाम देंगे सबके लिए बौद्धिक क्षमता सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर है। ये जो देखने के बारे में समझेंगे। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की ओर से जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, मतलब यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इस सूचकांक को जारी करती है। बौद्धिक सूचकांक में भारत 55 महत्वपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पर आया। पिछले वर्ष भारत 43वें स्थान पर था। इस बात को ध्यान देंगे। जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पैट्रिक लिबर ने रिपोर्ट प्रकाशित किया है। ये जानेंगे कौन जारी करता है और भारत का स्थान कितना है, ये इतना जरूरी है। भारत के संबंधों को और मजबूत के लिए बनाने के लिए प्रतिबद्ध है पेंटागन। देखिए, पेंटागन मतलब कहा जा रहा है कि अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है वो भारतीय सेना के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रयासरत है। पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका और भारत के बीच से बेहतर साझेदारी है, इसे और बेहतर बनाया जाएगा। वर्ष 1997 में दोनों देशों के बीच रक्षा सौदा लगभग नगण्य था, आज यह करीब 20 अरब डॉलर के करीब है। तो उन्होंने इस बात को जिक्र किया है, इसको आप देख लेंगे और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी इसमें समय लगता है, हम लोग भी टाइम देते हैं चीज़ इसका मेहताना देखा जाए तो वो आप इसमें भी आपको कोई चार्जेस नहीं लग रहा है शेयर और सब्सक्राइब करने में। जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए। जो तैयारी करने वाले हैं बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बहुत ही लाभ साबित होगा। और अभी आपको आगामी जो एग्जाम है यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों के पीटी के इंपॉर्टेंस देखते हुए पीटी 365 जो विजन आईएएस का है वो उस पर डिस्कस होगा आपको बहुत जल्द। और हो सकता है इसका इंग्लिश मीडियम का सेशन हम लोग स्टार्ट करें। पॉलिटी और अभी पर्यावरण जो आया है इन्वायरमेंट का स्टार्ट कर दें पहले, फिर बाद में पॉलिटी का। उसको फिर हिंदी मीडियम अभी नहीं आई है तो पहले इंग्लिश मीडियम कर दें, फिर बाद में हिंदी मीडियम कर लेंगे। तो यही होगा कि आप लोग इसमें शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगा। तो इसके लिए आप लोग कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसमें आपको क्या होगा कि पॉइंट पता जा रहा है कि कौन सा पॉइंट नोट करना है, कौन पॉइंट नहीं है, कौन सा पीटी के लिए इंपॉर्टेंट, कौन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसकी मेंस में आप ऐसे लिखेंगे या क्वेश्चन लिखने पर कंटेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपके कंटेंट आपको न्यूज़पेपर से आएंगे और यही चीज़ें आपको मैगजीन में पढ़ने को मिलेगा। दूसरी बात, पीटी में जो क्वेश्चन आए 68 बीपीसी आगामी जो हाल में जो पीटी हुआ तो उसमें
पेपर से 22 क्वेश्चन आए थे, इसलिए पेपर को न्यूज़पेपर को ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो हम लोग फिर नए सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।